सबसे पहले तो कल आप सबके साथ जुड़ नहीं पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और कुछ व्यस्तता थी। आज आईपीसी की लाइव क्लास में आपके साथ जो सेक्शन डिस्कस होना है वो सेक्शन 87 से लेके 93 तक का पूरा पार्ट है और ये सारा का सारा पार्ट जो है वो कंसेंट्स को डिसाइड करता है। ठीक है, अभी तक आपने जो जनरल एक्सेप्शन का जो पार्ट पढ़ा है, जितना हिस्सा पढ़ा है, उसमें सबसे पहले मैंने आपको सेक्शन 76 आई थिंक आई एम ऑडिबल, मेरी आवाज़ क्लियर होगी? कोई मुझे हिंट कर दो, एनीवन? मेरी आवाज़, मेरी वॉइस क्लियर है? आप सबको प्रॉपर मिल रही है? एनीवन? ओके, थैंक यू। तो अभी तक जो मैंने आपको जो पार्ट बताया है, पढ़ाया है, उसमें सबसे ख़ास बात जो है वो ये है कि आपने सेक्शन 76, 77, 78 और 79 आपने एक पार्ट ये पूरा पढ़ा है। ठीक है, ये पूरा पार्ट जो है वो आपको जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये 4 सेक्शन जो हैं उनको आप एक पार्ट में डिवाइड कर लें और उसको इस हिसाब से पढ़ें, और जब कभी आंसर आपको डिस्क्राइब करना होगा तो उसके लिए भी आप ऐसा ही चीज़ें मेंशन करें। उसके बाद फिर आपका सेक्शन 80 ये अपने आप में नेसेसिटी की बात करता है और सेक्शन 80 को मैंने आपके साथ सेक्शन 94 के साथ मैंने आपको इसे बताया था। ठीक है, फिर सेक्शन 81, 82 ये दोनों पार्ट ये अपना अलग हिस्सा रखता है। 82, 83, ठीक है, 81, 82, 83 ये पार्ट अपना पूरा एक हिस्सा अलग रखता है। उसके बाद फिर सेक्शन 84, 85, 86 ये तीनों सेक्शन एक साथ चलते हैं। ठीक है, आज बारी है कंसेंट की, सम्मति। ठीक है, ये पूरा का पूरा सेक्शन 87 से लेके सेक्शन 93 तक का जो पार्ट है ये पूरा का पूरा कंसेंट को डिस्कस करता है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हम जो हमारा जुडिशियल सिस्टम आज हमारे साथ मूव ऑन है वो बेसिकली कहीं ना कहीं जो रोम का जो कल्चर था, उस रोम के कल्चर को, जो ग्रीक का कल्चर था उसे कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो कॉन्सेप्ट था उसने अडॉप्ट किया और उस ब्रिटिश कॉन्सेप्ट को फिर बाद में धीरे धीरे करके इंडिया में, चूंकि ब्रिटिश इंडिया था, इंडिया में पूरी तरह से उस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम जब आज हमारे बीच जो लीगल सिस्टम है उसकी जब हम जड़ खोजते हैं तो वो जड़ हमको या तो रोमन कल्चर में या ग्रीक कल्चर में कहीं ना कहीं हमें मिलती है। कंसेंट, चूँकि हम इसकी पहले फिलोसफिकल थोड़ी सी बातें कर लें कि इसकी क्या फिलॉसफी है, इसका क्या एरिया क्या है, पहले उसके बारे में बात कर लें। उसके बाद फिर आगे की चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा एंशिएंट कल्चर था, उस एंशिएंट कल्चर में हमारा नहीं, सॉरी, जो हमारा रोमन कल्चर था, रोमन कल्चर जो था उसमें कोई भी व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति की वाइफ, उसके पशु, उसकी प्रॉपर्टी, ये 3 चीज़ें ऐसी थी, और सॉरी, एक उनके बच्चे, ये 4 ऐसी चीज़ें हुआ करती थी जिसको उस व्यक्ति के संबंध में ये माना जाता था कि वो व्यक्ति इन चारों चीज़ों के लिए, कौन कौन सी, उसकी पत्नी, उसके पशु, उसकी संपत्ति और उसकी संतान, ये चारों चीज़ें ऐसी मानी जाती थी, ये माना जाता था कि जो स्वामी है वो स्वामी इस पर पूरा अपना अधिकार रखता है और उस अधिकार के अंतर्गत उस संपत्ति के साथ, ये संपत्ति की श्रेणी में ही माने जाते थे, ये माना जाता था कि उनके साथ कैसा डील करना है, उसके साथ क्या अच्छा करना है, क्या बुरा करना है, इस चीज़ की कंसेंट देने के लिए, सम्मति देने के लिए उस व्यक्ति को पूरा अधिकार हुआ करता था। ये मैं प्राचीन सभ्यता में आपकी रोमन कल्चर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाद में धीरे धीरे करके टाइम चेंज हुआ, महिलाओं की आइडेंटिटी अपनी हो गई। ठीक है, अब फिर बाद में बहुत सारे चीज़ें इस्टेब्लिश हुई,
लेकिन हमारा जो मतलब की चीज़ है वो ये है कि ये सारी चीज़ें एक वस्तु की तरह ट्रीट की जाती थी, और वस्तु की तरह ट्रीट होने के कारण ही ये वस्तुएं जो हैं वो अपनी स्वयं की आइडेंटिटी नहीं रखती थी। ये जिनके अधीन हैं उन्हीं के द्वारा सम्मति या हस्तांतरण या जो भी काम इनका होना है उस व्यक्ति के माध्यम से ही होता था जिनके अधीन ये हुआ करती थी। इसी वजह से हमारे यहाँ जो एक फ्रेज आज भी हम पढ़ते हैं वो फ्रेज है वॉलेंटारी नॉन फिट इंजूरिया। ठीक है, सहमति से किया गया कार्य, सम्मति से किया गया कार्य जो है उसके लिए कोई क्षति नहीं होती है। ये प्रत्येक व्यक्ति की ये लीगल एक एस्टेब्लिश मैक्सिम है। ठीक, अब इस मैक्सिम का हमारे यहाँ इंडियन कल्चर में या जो हमारे सेक्शन 87 से लेके 93 तक का जो पार्ट है उसमें क्या यूटिलिटी है, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो व्यक्ति आहत होता है, क्षतिग्रस्त होता है, ठीक है, उस व्यक्ति की क्षति जो है वो किस लेवल पे है ये बहुत बड़ी मायने रखती है। अगर वो क्षति स्वयं उस तक है तो ये एक बार माफी के योग्य है, लेकिन अगर वो क्षति इस कैटेगरी की है कि उस क्षति के माध्यम से समाज को नुकसान हो रहा है, तो हमारे सेक्शन 87 से लेके सेक्शन 93 तक हमें इसमें बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं मिल पाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ऐसे अपराध होते हैं, ये ऐसी क्षति होती है जो सोसाइटी को हो रही है। अगर किसी व्यक्ति विशेष तक अगर ये क्षति सीमित है तो हम तथ्य और परिस्थितियों पे जाएंगे और तब वहाँ देखेंगे कि हाँ, वास्तव में ये जो क्षति हो रही है इसको न्यायानुमत यानी जस्टिफाई माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता है। ठीक है, देखिए, पूरा का पूरा ये जो पार्ट आप पढ़ते हैं सेक्शन 87 से लेके 93 का जो पार्ट पढ़ते हैं, इसमें आपको दो शब्द बहुत कॉमनली मिलते हैं। पहला शब्द जो मिलता है आपको वो सम्मति मिलता है, और दूसरा शब्द जो मिलता है वो मिलता है आपको फायदे के लिए। ये दो शब्द बहुत ही जनरल आपको मिल जाते हैं, हर एक सेक्शन में लगभग आपको मिल जाते हैं। तो एक तो कॉन्सेप्ट आ गया सम्मति और दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया फायदे के लिए। अब इन दोनों चीज़ों को पकड़ के हमें आगे चलना है। ये दोनों चीज़ें अगर एक बार समझ में आ गई तो बाकी के सेक्शन जो हैं, ये सम्मति का पूरा पार्ट जो है वो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके लिए देखिए, सेक्शन 87, 90 और 91 ये तीन ऐसे सेक्शन हैं जो सम्मति पर आधारित हैं। ठीक है, अगर यहाँ कंसेंट है तो कंसेंट जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती है। ठीक, इसके बाद सेक्शन 92 जो है वो डेफिनेशन करती है इसकी, व्हाट इज़ कंसेंट। और उसके बाद जो हमारा तीसरा पार्ट सेक्शन 88, 89 और 93, ये तीनों सेक्शन जो है वो फायदे की बात करते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि ये दो शब्द आपको बहुतायत सुनने को मिलेंगे, तो ये इनका क्लासिफिकेशन है। सेक्शन 87, 90 और 91 ये तीन सेक्शन जो है वो सम्मति की बात करते हैं, सम्मति इसमें आपको मिल जाती है। और इसी तरह से सेक्शन 88, 89 और सेक्शन 93 ये तीनों जो है वो फायदे की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब फायदे की बात की जाएगी तो यहाँ फायदा ऐसा फायदा होना चाहिए जो जिस व्यक्ति के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, फायदा उस व्यक्ति को होना चाहिए, और ये फायदा ऐसा है जो उसके शारीरिक लाभ के लिए होना चाहिए। यहाँ आर्थिक फायदे से मतलब नहीं है। ठीक है, अब इसमें ये पूरा का पूरा जो सम्मति का जो पार्ट है, इसमें अगर इसका बेसिकली हम इसमें जो प्रिंसिपल ढूंढते हैं, कोई सिद्धांत अगर ढूंढते हैं, तो सिद्धांत जो निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि अपराध जो है, अपराध को हम जनरली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला अपराध जो होता है उसकी कैटेगरी जो होती है वो व्यक्ति के संबंधी होता है, जिसको हम प्राइवेट अपराध कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्लास जो होता है उसको हम पब्लिक ऑफेंस कह सकते हैं, लोक अपराध। ठीक है, इस तरह से इसको हम अपराध को इन दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। अब ये जो
प्राइवेट अपराध है। प्राइवेट अपराध को आप दो जगह पढ़ते हैं, एक चैप्टर 16 में पढ़ते हैं और चैप्टर 17 में पढ़ते हैं, यानी संपत्ति के विरुद्ध अपराध और शरीर के विरुद्ध अपराध, ये दो जगह आप पढ़ते हैं। लेकिन वहीं चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 15 तक का पूरा पार्ट जो है, 6 से लेके चैप्टर 15 तक का पूरा पार्ट जो है वो लोक अपराध के अंतर्गत आता है। ठीक है, चैप्टर 16 और 17 ये प्राइवेट अपराध हो जाते हैं, यानी व्यक्ति की विशेष अपने शरीर के प्रति अपराध और संपत्ति के अपराध। ठीक है, उसकी सेक्शन चैप्टर 16 और 17, और बाकी 6 से लेके पूरा का पूरा चैप्टर 15 तक का ये पूरा पार्ट जो है वो लोक यानी पब्लिक ऑफेंस के कैटेगरी में फॉल करता है। अब इसमें अंतर जो होता है वो ये होता है कि लोक अपराध प्राइवेट अपराध जो होता है, प्राइवेट ऑफेंस, ठीक है, प्राइवेट ऑफेंस जो होता है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है वो ये होती है कि अपराधी जो है वो एक तरह का फियर, हिंदी में संत्रास बोलेंगे, भय, ये क्रिएट करता है सिर्फ व्यक्ति के विरुद्ध। ठीक है, व्यक्ति के विरुद्ध अपराध संत्रास या फियर क्रिएट करता है, और उस व्यक्ति से फिर पूरा का पूरा समाज प्रभावित होता है। ठीक है, मेरी बात को समझिएगा। जो चैप्टर 16 और 17 में जो पार्ट हैं वो पार्ट पहले किसी व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, और उसके बाद उस व्यक्ति जो प्रभावित हो चुका है, जो क्षतिग्रस्त हो चुका है, उस व्यक्ति से फिर पूरे समाज में फैलता है। ठीक, वहीं लोक अपराध जो होते हैं वो पहले समाज उससे क्षतिग्रस्त होता है, उसके बाद फिर व्यक्ति उससे प्रभावित होता है। ये थोड़ा सा मतलब अगर आप देखें, इसको ध्यान से देखें, इसको आप अपने से मनन भी करें तो आप ये अंतर पाते हैं। अब आप कहेंगे कि इसका यहाँ क्या मतलब है? इसका यहाँ मतलब ये है कि जो अपराध सीधे सीधे लोक अपराध होते हैं वहाँ सम्मति का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जहाँ प्राइवेट ऑफेंसेस होते हैं वहाँ सम्मति का प्रभाव होता है, और वहीं पर हमें सेक्शन 87, 88, 89, 90, 91 और 92, 93, ये जो 93 तक के जो ऑफेंस है, सम्मति वाला वो पार्ट जो है, हमें ये डिफेंस जो है ये यहाँ पर मिलता है। लेकिन फिर से रिपीट करूंगा, तथ्य और परिस्थितियों पे, एक तरफ से नहीं। ठीक है, तो ये इसके पीछे का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा समझ लें। इसके बाद जो अगर हम राइट की बात करें, क्योंकि राइट जो है आपने पढ़ा होगा, ज्यूरिस्प्रूडेंस भी पढ़ रहे हैं आप सब, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में आपने देखा होगा कि हाँ अधिकार जो है बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। ठीक है, अधिकार को परिभाषित कर पाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जनरली हम उसको बहुत सामान्य से अर्थों में अगर हम उसे परिभाषित करें तो इसकी भी दो क्लास हम, इसकी दो कैटेगरी हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला ट्रांसफरेबल राइट और दूसरा नॉन ट्रांसफरेबल राइट। ठीक है, मैं ज्यूरिस्प्रूडेंस आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, हाँ क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस जरूर आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस, लस्की ने कहा है ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ। ठीक है, तो जब ये दो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है, विधि को देखने का तरीका आपको समझ में आ जाएगा, तो आप बहुत बेहतर तरीके से इसे समझ पाएंगे। इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो दो तरह के अधिकार हैं आपके पास, एक अधिकार वो हैं जो ट्रांसफरेबल हैं और एक अधिकार जो है जो नॉन ट्रांसफरेबल है। ट्रांसफरेबल राइट जो हैं आपके, वहां पर तो आप सम्मति दे सकते हैं, लेकिन जहां नॉन ट्रांसफरेबल राइट है वहां आप सम्मति नहीं दे सकते हैं। वहां अगर आपकी सम्मति से कोई कार्य हो रहा है तो सेक्शन 87 से लेकर 93 तक में आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ये मैंने आपसे कहा था ना कि अगर थोड़ा सा इसका ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट आप समझ जाएंगे तो आपको ये पूरे के पूरे सेक्शन समझने में बहुत आसानी होगी, वरना यकीन जानिए ये सेक्शन समझ में आ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। आप अपने आप से इस चीज को सोचिएगा। ठीक है, सम्मति जो होता है,
संपत्ति के मामले में, ठीक है, संपत्ति के जो इश्यूज होते हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड, वहाँ पर तो ये क्रिमिनल और सिविल दोनों तरह का हमें राइट प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन जो ह्यूमन बॉडी के लिए होता है, तो ह्यूमन बॉडी के लिए एक लिमिट है, एक सीमा है, उस सीमा तक ही जो राइट है वो ट्रांसफरेबल हो सकेंगे। लेकिन एक सीमा के पार होने के बाद राइट फिर ट्रांसफरेबल नहीं हो पाएंगे, और अगर ट्रांसफरेबल नहीं होगा तो सम्मति का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, सम्मति जो है, कंसेंट, सम्मति जो है वो किसी भी मायने में आपकी डेथ, अगर आप कोई व्यक्ति जो है डेथ कॉज करता है, तो किसी भी मामले में एक अच्छा बचाव नहीं होगी, कंसेंट जो है वो बचाव के रूप में अडॉप्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसकी वजह जो होती है वो ये होती है कि मृत्यु और घोर उपहति, ग्रेवियस हर्ट और डेथ, ये दो ऐसे बड़े सेगमेंट होते हैं जहाँ पर ये चीज़ सम्मति के आधार पर हम ये करें कि हाँ हमें बचाव मिल जाना चाहिए और चीज़ें जो हैं वो हम एग्जम्पशन में ले जाएं, तो ये प्रोवाइड नहीं हो पाता है। अब ये तो एक जर्नल सा कॉन्सेप्ट था। स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन 87। सेक्शन 87 जो है वो साफ तौर से ये कहता है कि अगर कोई कार्य किया गया है, ठीक है, और उस कार्य में मृत्यु अथवा घोर उपहति, डेथ और ग्रेवियस हर्ट, ये दोनों चीजें अगर सम्मति द्वारा, इसके एसेंशियल अगर हम इसको तोड़ लें तो आपको एसेंशियल जो निकल के आते हैं वो है कि सम्मति से किया गया कोई कार्य हो, ठीक है, और उस कार्य से मृत्यु या घोर उपहति करने के आशय और ज्ञान के बिना वह काम किया गया हो। दोनों चीजें हैं, यहाँ फिर से ध्यान दीजिएगा, आशय और ज्ञान दोनों की बात की गई है। ना आशय हमारा मृत्यु या घोर उपहति करने का था और ना ही उस चीज का हमें ज्ञान था। इसके अतिरिक्त अगर कोई अन्य अपहानि हो जाती है, ठीक है, तो उस अपहानि के लिए अगर कंसेंट देने वाला व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक का है तो किया गया कार्य जो है उसे धारा 87 में हमें बचाव मिल जाएगा। चीजें फिर से मैं रिपीट कर दूं, कोई व्यक्ति है जिसने कोई ऐसा कार्य किया है जो मृत्यु या घोर उपहति, ग्रेवियस हर्ट या डेथ के अतिरिक्त कोई कार्य किया है, और उस कार्य को करने के लिए 18 वर्ष से अधिक के व्यक्ति ने कोई अपनी सम्मति दे दी है, अपनी कंसेंट दे दी है, तो उस अवस्था में किया गया कार्य जो होगा वो न्यायानुमत होगा, क्षम्य होगा, ठीक है। बहुत सारे इसके उदाहरण हैं हमारे पास। आप कोई भी गेम खेलते हैं, ठीक है, उस गेम में, उस खेल में अगर पहले से ये डिसाइड है कि मृत्यु या घोर उपहति हो सकती है, ठीक है, और ऐसा करने वाले व्यक्ति का आशय जो है वो इसके अतिरिक्त है, उस अपराध को, उस खेल को अगर नियम के साथ खेला जा रहा है तो उसमें हुई अपहानि, उसमें हुई चोटें कोई अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगी। जैसे कुश्ती खेलना, ठीक है, कुश्ती का खेल जो होता है, दो व्यक्ति जो हैं 18 वर्ष से अधिक की आयु के हैं और आपस में सहमत हो जाते हैं कि हाँ हम आज कुश्ती लड़ते हैं। उस कुश्ती के दौर में मृत्यु यानी डेथ या ग्रेवियस हर्ट, इन दोनों के अलावा अगर कोई नुकसान हो जाता है, कोई क्षति हो जाती है, तो ये माना जाएगा कि किया गया कार्य जो है वो अपराध नहीं है। एक बात यहाँ हमेशा ध्यान रखिएगा, खेल जब तक नियमों के अनुरूप है तब तक तो सम्मति मानी जाएगी, लेकिन जैसे ही खेल नियम के विपरीत हो गया, यानी नियमों को फॉलो किए बिना हम उस खेल को कर रहे हैं, तो फिर जैसे ही नियम विपरीत होगा, दी गई सम्मति अपने आप स्वतः रिवोक मान ली जाएगी, समाप्त मान ली जाएगी, और ऐसी स्थिति पे अगर कोई और चोट कारित कर दी जाती है तो वो भी अपराध की कैटेगरी में होगा।
जी, ये सेक्शन जो है जितने भी जो भी स्पोर्ट्स प्लेयर हैं उनको ये प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। और लेकिन बस मेरी बात को ध्यान रखिएगा कि उसी कैटेगरी तक जब तक स्पोर्ट जो है स्पोर्ट के नियम के हिसाब से खेला जा रहा है। अगर स्पोर्ट्स नियम विपरीत हो गया तो यहाँ पे किया जाने वाला कार्य जो होगा वो कार्य नियम विपरीत होते ही कंसेंट वापस मान ली जाएगी और जो कुछ भी कार्य होगा वो अपहानि में होगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण एक ले लेते हैं, ए और बी आपस में गुल्ली डंडा या कोई भी ऐसा खेल, क्रिकेट खेलने की बात करते हैं, ठीक है। और क्रिकेट में जब तक क्रिकेट के नियमों के अनुसार खेल हो रहा है तब तक तो अगर कोई कोई नुकसान हो जा रहा है, कोई चोट लग जा रही है, वो चोट जो है वो सेक्शन आपके 87 में आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही खेल नियमों के विपरीत हो जाता है और नियमों के विपरीत होने के कारण अगर कोई चोट कारित हो जाती है तो ऐसी चोट के लिए 323 में उसे चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। देखिए 4 ऐसे मामले हैं, इसके अतिरिक्त 4 ऐसे मामले हैं जिसमें दंड जो है, पनिशमेंट जो है वो कम हो जाता है। जैसे सेक्शन 300 का सब क्लॉज एक्सेप्शन नंबर 5, ठीक है। 300 का एक्सेप्शन नंबर 5 जो है वो ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा रही है, ठीक है, और उस मृत्यु कारित करते समय जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित की गई है उसने अपनी मृत्यु की सहमति दे दी है, तो फिर ये मृत्यु जो होगी, जैसे ए और बी 2 व्यक्ति हैं, ए ने अपनी मृत्यु के लिए बी को सहमति दे दी और उस सहमति के अंतर्गत ए ने बी की हत्या कारित कर दी। उस कंडीशन में जो जिसने हत्या कारित की है वो 300 के अंतर्गत अपराधी ना होकर आपराधिक मानव वध का दोषी होगा, ठीक है। ये थोड़ा ये अंतर होगा सहमति का। ये 4 जगहों पर 4 स्पेशल केस में अलग ही कॉन्सेप्ट बदल जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर एक केस भी था, एक केस जो है वो पुनई फातिमा 1869 का ये केस है, आपने सुना भी हो शायद। इस केस में एक व्यक्ति है, उसने ये कहा कि मैं सांप से, अगर सांप किसी व्यक्ति को काट ले, ठीक है, तो उसके द्वारा जो भी सांप द्वारा जो भी जहर होगा या जो भी नुकसान होगा उससे मैं उसे वापस निकाल सकता हूँ। उसके इस विश्वास में आके ए ने उसके द्वारा प्रोवाइड किए हुए एक सांप को अपने हाथों पे कटवा लिया, ठीक है। सांप कटवा लिया और कटवाने के बाद जब बचाव की बारी आई तो जिस व्यक्ति ने ऐसा दावा किया था वो बचा नहीं सका और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इस केस में ये कहा गया कि जो प्ली ये लिया गया कि सांप जो है वो उसने सहमति से अपने हाथों में कटवाया था, ठीक है। इसके जवाब में कोर्ट में ये ऑब्जेक्शन लिया गया कि जो सहमति दी गई थी वो फ्री कंसेंट नहीं थी, वो भ्रम में आके दी हुई सहमति थी और उस भ्रम में आई हुई सहमति कंसेंट के कारण उसने ये कार्य कर लिया। उसे ऐसा विश्वास था कि जिस व्यक्ति ने दावा किया है वो उसे बचा लेगा। यहाँ पर कोई बचाव नहीं दिया गया और उस व्यक्ति को मानव वध के लिए, याद रखिएगा हत्या के लिए नहीं, 302 में उसे नहीं पनिश किया गया, उसे 299 में उसे दंडित किया गया। क्योंकि कार्य जो है, मैंने आपसे एक बार और कहा था, प्रत्येक व्यक्ति अपने हित का सर्वोत्तम ज्ञाता होता है। वो क्या कार्य कर रहा है और क्या कार्य, उस कार्य का परिणाम क्या होगा, ये कार्य जानना, इस चीज को जानना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। विधि जो है हर एक व्यक्ति को सामान्य प्रज्ञा युक्त एक जनरल प्रूडेंस वाला ब्रेन समझता है, ठीक है। लॉ जो है उस सबको जनरल प्रूडेंस का समझती है। यही वजह है कि जिन व्यक्तियों में जनरल प्रूडेंस नहीं होता है उन्हें अलग से हर एक जगह प्रोविजन दिया गया है। जैसे आप चित्त विकृत की बात कर लें, अनसाउंड माइंड की बात कर लें, एक बच्चे की बात कर लें, एक मत व्यक्ति की बात कर लें,
क्या है, ये इनको जनरल प्रूडेंस युक्त नहीं माना जाता है, इसीलिए इनके लिए अलग से प्रोविजन कर दिया गया है, वरना सभी को जनरल प्रूडेंस से युक्त माना जाता है और उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य का परिणाम क्या होगा, उस कार्य की प्रकृति क्या होगी, इसका उन्हें अच्छे से जानकारी है। ठीक है, इसके अलावा जो ये तो दूसरा मैटर जो है वो सेक्शन 312 और 314 का है। सेक्शन 312 जो है वो किसी महिला का गर्भपात उसके संदर्भ में बात करता है और 314 जो है वो गर्भपात के दौरान अगर उस महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसके बारे में प्रोविज़न देता है। यहाँ भी बात करता है कि अगर गर्भपात महिला की सम्मति से कराया जा रहा है, ठीक है, अगर उस महिला की अपनी कंसेंट है तो भले गर्भपात के कारण जो शिशु है, भले उसमें स्पंदन आ गया हो या ना आया हो, वो जो शिशु है उसकी हत्या के लिए हत्या का दंड नहीं दिया जाता है। ठीक है, ना आपराधिक मानव वध के लिए ना हत्या के लिए दंड दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उस महिला की अपनी कंसेंट उपलब्ध है और कंसेंट होने के कारण जो व्यक्ति गर्भपात कारित करा रहा है, जो कर रहा है, वो उस कार्य को कर रहा है, उसे ऐसा दंड नहीं दिया जाएगा। ये मैटर नंबर 2 है। मैटर नंबर 3 जो है वो ये बताता है कि अगर कोई कार्य खतरनाक प्रकृति का है, ठीक है, और उस खतरनाक प्रकृति का जानते हुए भी किसी व्यक्ति ने उस कार्य को करने की अपनी सम्मति दे दी और कार्य का परिणाम क्या होगा ये अभियुक्त जो है उसे खुद नहीं पता था, तो ये माना जाएगा कि धारा 87 का उसे लाभ मिलेगा क्योंकि कंसेंट मिली है। कैसे? मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, एक बहुत अच्छा निशानेबाज है, ठीक है, उस निशानेबाज व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति को बुलाया, ठीक है, आपस में ये 2 व्यक्ति हो गए और एक नींबू ए के सर पे रख दिया, ठीक है, एक नींबू ए के सर पे रख दिया और ये कहा कि दूसरा व्यक्ति उसे बंदूक से निशाना लगाता है। ठीक, यहां जिसने अपने सर पे नींबू रखा है उसने इस बात की सम्मति कंसेंट दे दी है, उसे ये पूरा भरोसा है कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसका निशाना इतना अचूक है, ठीक है, उसे पूरा भरोसा है, लेकिन निशाना जो है वो अपने लक्ष्य पे ना लग के उस व्यक्ति जिसके सर पे नींबू रखा हुआ था उसके सर पे लग गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। निसंदेह यहाँ सीधे सीधे मैटर जो है वो आपको देखने में लगेगा कि हाँ ये सीधे सीधे मर्डर का मैटर है, लेकिन नहीं, इसमें धारा 87 में दी गई सम्मति का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह काम करेगा। ठीक है, और सम्मति, चूंकि उसने उस खतरनाक कार्य को करने के लिए खुद सम्मति दी थी, इसलिए धारा 87 का यहाँ लाभ मिलेगा। ठीक, और चौथा मामला जो है वो आत्महत्या के समझौते की बात करता है। अगर 2 व्यक्ति आपस में मिलके आत्महत्या की बात करते हैं, ए और बी, ठीक है, प्रेमी प्रेमिका हैं, युगल हैं, वो अब ये कहते हैं कि अब दुनिया में हमें समझने वाला कोई नहीं है और लिहाजा अब इस दुनिया को छोड़ देते हैं और दोनों कोई ऐसा साधन प्रयोग करते हैं जिससे वो अपने जीवन लीला को समाप्त करें। ठीक, अब इस प्रक्रिया में बी जो है वो तो निपट जाता है, लेकिन ए को किसी तरीके से बचा लिया जाता है, चाहे जहर की मात्रा अपर्याप्त हो या किसी और वजह से। तो यहाँ पर चूंकि दोनों 18 वर्ष से अधिक हैं और दोनों ने आपस में समझौता किया है अपनी मृत्यु के लिए, तो ऐसी स्थिति पे जो बच गया है वो व्यक्ति धारा 87 का उसे लाभ मिलेगा। ठीक है, और धारा 299 आपराधिक मानववध, हत्या का नहीं, क्योंकि हत्या के लिए दुष्प्रेरित करना ये एक दूसरा मैटर है। ठीक है, लेकिन उसे धारा 299 के लिए दोषी बनाया जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम इंग्लिश लॉ की बात करें, ये तो इंडियन कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश लॉ में कोई ऐसा अंतर नहीं है। अगर
किन्हीं दो व्यक्तियों ने आपस में आत्महत्या का समझौता किया और उनमें से एक बच गया और दूसरे की मौत हो गई, तो वहां धारा 300 का दोषी होगा, यानी हत्या का दोषी होगा। लेकिन भारत में ऐसी स्थिति पे 299 में वो दोषी होगा, क्योंकि धारा 87 में कंसेंट का लाभ उसे मिल जाएगा। देखिए, एक बात आप सब अपने दिमाग में रख लीजिए, जो साधारण अपवाद हैं, साधारण अपवाद का मतलब ये नहीं है कि वो जो अपराध हम कर रहे हैं, ठीक है, यह जो घटना घटित हो रही है उससे हमें पूरी तरह से एग्जम्पशन मिल जाएगा, हमें बिल्कुल दोष ही नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। बस अंतर ये है कि अगर वो अपवादिक स्थिति नहीं होती तो कार्य को करने वाला व्यक्ति किसी और अपराध के लिए दोषी होता, लेकिन साधारण अपवाद में आने के कारण उसके उस अपराध की मात्रा कम हो गई और उसे दिया जाने वाला दंड जो होगा उसकी मात्रा भी थोड़ी कम हो जाएगी। हम ये समझें कि पूरी तरह से उसे कुटाइल कर दिया जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ये दिमाग में बहुत अच्छी तरह से रखिए। जनरली लोगों का ये परसेप्शन होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर 76 से लेके हम 106 में कहीं भी आ गए तो हम पूरी तरह से दोष मुक्त होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक। तो ये 4 ऐसी कंडीशन हैं। कौन कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन जो आपको बताई वो 300, सेक्शन 300 का एक्सेप्शन नंबर 5, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन जो है वो आपकी 312 और 314, ठीक है, दूसरी कंडीशन ये हुई। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी सम्मति दे रहा है, ठीक है, अपनी कंसेंट दे रहा है और उस कंसेंट के दौरान दोनों व्यक्ति जो हैं, जिसने कंसेंट दी और जो कार्य को कर रहा है, दोनों उस परिणाम के बारे में बिल्कुल जानते ही नहीं थे कि ऐसा भी हो सकता है उस स्थिति में। और चौथी जो है वो अगर आत्महत्या का समझौता किया जा रहा है, तो ये 4 ऐसी कंडीशन हैं जहां हमें सीधे सीधे धारा 87 का हमें लाभ मिल जाएगा, ठीक है। इन चारों मैटर में जो दंड है, जो पनिशमेंट है, वो कम हो जाता है। बाकी और जगह जैसे मामले होंगे, जैसी तथ्य होंगी, जैसी परिस्थितियां होंगी, उन तथ्य और परिस्थितियों के अनुसार कार्य होगा। कई सारे ऐसे मैटर हो जाएंगे जहां कोई अपराध नहीं होगा, जैसे 2 व्यक्ति मिलकर कुश्ती लड़ते हैं, ठीक है, कुश्ती में अगर कुश्ती के दौरान किसी तरह से दूसरे व्यक्ति का हाथ टूट जाता है, ठीक है, या किसी और तरह की अपहानि हो जाती है, लेकिन ध्यान रखिए घोर उपाहति और मृत्यु ये दोनों चीजें बचा लीजिए, इनके लिए फिर ये सम्मति जो है वो कोई उपचार नहीं उपलब्ध करेगी, सिवाय ये 4 ऐसी कंडीशन जो हैं उनकी छोड़ के। मृत्यु हो रही है तो ये 4 कंडीशन काम आएगी, और अगर मृत्यु नहीं हो रही है तो फिर अपराध की मात्रा जो है वो कम हो जाएगी। ये चारों सेक्शन जो है मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। सेक्शन 300 का एक्सेप्शन नंबर 5 पहला, दूसरा सेक्शन 312 और 314 दूसरा, तीसरा अगर कोई आत्महत्या का समझौता किया जा रहा है वो, ठीक है, तीसरा, और चौथा किसी खतरनाक कार्य को किए जाने का समझौता जिसका परिणाम वे स्वयं खुद नहीं जानते, परिणाम जो है वो अचानक से उत्पन्न हो जाए। तो यहाँ कभी कभी घटना भी हो सकती है जिसमें हम दुर्घटना का हम बचाव ले सकते हैं, ठीक है, या धारा 87 का बचाव ले सकते हैं, ठीक। धारा 87 जो है वो किसी खेल के लिए, किसी स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है, या स्पोर्ट्स के अलावा जो डॉक्टर जो होते हैं जो सर्जरी करते हैं वहाँ भी डेथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, डेथ नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो धारा 87 में हमें 87 में हमें एग्जम्पशन मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम इसमें ये बात कर लें कि कोई व्यक्ति है और वो ये सोच रहा है
कि अगर मेरी उंगलियां ना रहें तो मुझे भिक्षा जो है वो ज़्यादा मिल जाएगी, भीख ज़्यादा मिल जाएगी। वो ये सोच लेता है और अपनी उंगलियों को कटवा देता है, या कोई और कार्य कर लेता है, किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति ऐसा कार्य कर देता है, भले उसकी सम्मति हो, कंसेंट हो। मेरी कंसेंट है कि हाँ मुझे भीख ज़्यादा मिल जाएगी, मेरी उंगलियां नहीं होंगी, मैं आपके पास आया और कहा भैया मेरी उंगली काट दो, ठीक है, मेरी उंगली काट दो ताकि मुझे भीख ज़्यादा मिले। तो यहाँ पर जो मेरी कंसेंट है, ये कंसेंट कोई बचाव नहीं होगी, भले ये काम डॉक्टर कर रहा हो या कोई अन्य व्यक्ति कर रहा हो। ठीक है। एक केस है विशंभर रूमाल। जी, तलवारबाजी के लिए भी इस सेक्शन में बचाव है, लेकिन मैंने बार बार मैं यही बात आपसे रिपीट कर रहा हूँ आप सबसे, खेल जो हैं वो नियमबद्ध होना चाहिए। अगर खेल नियमों के विपरीत हुआ तो जैसे ही नियम टूटा वैसे ही ये मान लीजिए कि दी हुई कंसेंट जो है स्वतः अपने आप रिवोक हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जब तक खेल तलवारबाजी का खेल हो या लाठी भांजने का खेल हो, कुश्ती का खेल हो, ठीक है, या इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिनमें थोड़ा खतरा ज़्यादा होता है। उन खतरनाक खेलों में भी कुछ नियम बनाए गए हैं और उन नियमों के साथ अगर वो खेल खेला जा रहा है तो जब तक नियम के साथ हैं तब तक उस खेल में कंसेंट जो है वो धारा 87 में बचाव मिलेगा। लेकिन ठीक है, मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये बात दिमाग में रखिए। और एक और चीज, बहुत सारे खेल ऐसे हैं जो नियम विरुद्ध होते हैं, जैसे रेसलिंग या बहुत सारे, जैसे आप टेलीविजन पे देखते हैं WWF की फाइट होती है। बहुत सी जगह ऐसी है कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, उन जगहों पर ये खेल जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। भारत में भी कुछ ऐसे खेल हैं जो रिस्ट्रिक्टेड हैं। हम उन खेलों के लिए अगर सम्मति की बात करें, दो लोग उस सम्मति कर लें और वो खेल खेलें, तो यहाँ पर विधि विरुद्ध खेलों के लिए बचाव उपलब्ध नहीं होगा। ठीक है। एक केस है विशंभर रूमल, AIR 1951, इलाहाबाद 500। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन है, ये इलाहाबाद का। इस केस की जो फैक्ट हैं वो थोड़ा सा समझिएगा। हुआ क्या कि एक व्यक्ति जो है वो नीची जाति, मेंशन है वो चर्मकार, विकृत रूप में जैसे चमार या इस तरह के शब्द बोलते हैं। ठीक है, एक निचली जाति की एक लड़की के साथ मोलेस्टेशन या छेड़खानी की हरकत एक व्यक्ति ने की। ठीक, अब उस छेड़खानी की हरकत में उस जाति के लोग जो गांव में थे वो सब इकट्ठा हो गए और लाठियां लेके उस व्यक्ति जिसने छेड़खानी की थी उसे सबक सिखाने के इरादे से सब इकट्ठा हो गए और वहां उस व्यक्ति को घेर लिया। ठीक है, 2-3 लोग जो हैं वो वहां बीच बचाव के लिए आए और बीच बचाव करने पर उन्होंने ये तर्क दिया कि ऐसे इसको लाठी नहीं मारना चाहिए, ऐसे मारपीट नहीं करनी चाहिए, इसको पंचायत में ले चलते हैं और पंचायत में ले चल के वहां उसका निस्तारण करते हैं, निर्णय करते हैं। सभी को बात लगी, ठीक लगी, सबने अपनी सम्मति प्रकट की और पंचायत हुई। पंचायत ने ये निर्णय दिया कि इस व्यक्ति जिसने छेड़खानी की हरकत की है उस व्यक्ति का मुंह काला करके जूतों से पीटते हुए पूरे गांव में घुमाया जाए। जो अभियुक्त था उसने इस सजा पर अपनी सम्मति भी दे दी कि ठीक है, मैंने ऐसा कृत्य किया है और मुझे ये सजा आप दे दीजिए। सजा एग्जीक्यूट हुई, पंचायत द्वारा जो सजा दी गई वो एग्जीक्यूट हुई, उसे मुंह काला करके जूते मारते हुए पूरे गांव में घुमाया गया। ठीक है, ये घटना यहाँ खत्म हुई। जब वो व्यक्ति वहां से निकला तो उसने जो 3 व्यक्ति बीच बचाव के लिए इकट्ठा हुए थे उनके खिलाफ धारा 323 और 506 में मुकदमा दर्ज करा दिया कि इन 3 व्यक्तियों ने
मुझे इन 3 व्यक्तियों की वजह से मुझे जूतों से पीटा गया यानी 323, और मेरा मुंह काला करके पूरे गांव में घुमाया गया, ठीक है, इसके लिए उसने मुकदमा दर्ज किया। कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पे डिसीजन दिया कि अगर वो 3 व्यक्ति नहीं आए होते तो निश्चित तौर पे जो उग्र भीड़ थी वो उग्र भीड़ कुछ और ही क्षति कर देती। यहां बचाव किया गया उस व्यक्ति का, तो धारा 81 और धारा 87 दोनों का लाभ उन 3 व्यक्ति जिन्होंने बचाव किया था उन तीनों को दिया और उन तीनों व्यक्तियों को दोष मुक्त कर दिया। ठीक है, ये था विशंबर रुमाल का केस। आप बहुत बार इसे पढ़े होंगे, बहुत बार देखे होंगे, लेकिन हो सकता है शायद इसके फैक्ट आपने कभी ध्यान न दिए हों। अब आपको ये फैक्ट याद रहेंगे। ठीक है, इसको सीधे सीधे कहते हैं वो होम करने से हाथ जलता है। ठीक है, तो ये हमारी धारा 87 थी। इसके बाद जो हमारी अगली धारा है वो धारा 88 है। बेसिकली ये सेक्शन जो है वो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उनके बेनिफिट के लिए क्रिएट की गई है, ताकि वो अपने कार्य को बहुत अच्छी तरीके से संपादित कर सकें। ठीक, इस सेक्शन को अगर हम पार्ट वाइज तोड़ें तो इसमें जो हमें काफी बड़ा सेक्शन है, लेकिन अगर पार्ट वाइज हम तोड़ें तो इसमें मिलता है कि अगर किसी व्यक्ति के फायदे के लिए, ठीक है, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए जो सम्मति से, 2 शब्द यहाँ की पॉइंट है, पहला सम्मति से किया गया कार्य हो और दूसरा जो है वो सद्भाव पूर्वक किया गया हो। ठीक है, 2 चीजें हैं, एक विथ कंसेंट और दूसरा विथ बोनाफाइड इंटेंशन, गुड फेथ के साथ इंटेंशन होना चाहिए। ठीक, और जो कार्य किया गया हो उस कार्य का बिल्कुल आशय ऐसा ना हो कि इससे मृत्यु कारित हो। ठीक है, यानी मृत्यु कारित करने के आशय के बिना सद्भाव पूर्वक व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति पूर्वक जो कार्य किया जा रहा है उसमें धारा 88 का लाभ मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने निकल के आता है। एक कॉन्सेप्ट है वो सम्मति, जो जिसके बारे में हम सब बात कर रहे हैं। तो ये सम्मति जो है वो 2 तरह से हो सकती है। पहली सम्मति का वो फेज होता है जिसको हम सीधे सीधे एम्प्लॉयड कहते हैं, और दूसरा डिप्लॉयड यानी अभिव्यक्त सम्मति और विवक्षित सम्मति। दोनों तरह की सम्मति हो सकती है। ठीक है, और चिकित्सकों के मामले में तो इस तरह की सम्मति का विशेष मतलब होता है। कैसे, अभी आगे बात करते हैं। ठीक है, अगर कोई डॉक्टर है वो कोई सर्जरी करता है, कोई ऑपरेशन करता है, ठीक है, और उस ऑपरेशन में निश्चित रूप से ये गुंजाइश है कि पीड़ा होगी, दर्द होगा, कट होंगे, ऑपरेशन में कट होगा। ठीक है, यहाँ क्या है, ग्रेवियस हर्ट हो रहा है, ठीक है, घोर उपहति हो रही है। ठीक, लेकिन इस ऑपरेशन, इस शल्य क्रिया में कोई मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है और किया जाने वाला कार्य सद्भाव पूर्वक है। ठीक है, इस कंडीशन में जो हमें सम्मति मिली है पेशेंट की तरफ से वो हो सकता है अभिव्यक्त सम्मति हो, या ये भी हो सकता है कि वो विवक्षित सम्मति हो। इन कंडीशन में अगर कोई चिकित्सक कोई कार्य कर रहा है तो उसके द्वारा ये जो शल्य क्रिया की गई जिसमें घोर उपहति कारित की गई, ऐसा कार्य किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराता। बस 3 चीजें याद रखनी है। गुड फेथ में किया जा रहा है, ऐसा गुड फेथ मृत्यु न कारित करने के लिए किया गया हो, और गुड फेथ हो गया, सम्मति है और मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। ठीक है, ये 3 चीजें जो हैं वो हमें ध्यान रखनी है। एक केस है बाबुलन हिजरा। ठीक है, बाबुलन हिजरा। इस केस में के फैक्ट जो थे वो ये थे कि एक व्यक्ति जो है वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से कहता है कि मुझे
ऐसी मेरी शल्य क्रिया कर दीजिए, मेरा ऑपरेशन ऐसा कर दीजिए कि मैं इम्पोर्टेंस हो जाऊं, नपुंसक हो जाऊं। ठीक है, नपुंसकता के लिए उसने ऑपरेशन कराया। ठीक, और ये उसका आशय था कि नपुंसकता होने के बाद फिर वो भिक्षाटन और या भीख मांगना या इस तरह की क्रिया जो है वो ज़्यादा अच्छे से कर सकेगा और पैसे कमा सकेगा। तो यहाँ फायदे के लिए शब्द का मतलब आर्थिक फायदा बिल्कुल नहीं है। ठीक, फायदे के लिए जिस व्यक्ति का ऑपरेशन किया जा रहा है या चिकित्सा की जा रही है उसको स्वास्थ्य या मानसिक चिकित्सा फायदे की बात यहाँ कंसीडर होती है। ठीक है, एक और केस है सुकरू कविराज। सुकरू कविराज ILR 19 कैलकाटा 566। इस केस का जो फैक्ट थे वो ये थे कि एक ग्रामीण परिवेश का चिकित्सक था। उस चिकित्सक ने एक पाइल्स का ऑपरेशन था। पाइल्स के ऑपरेशन को करने में उसने एक साधारण चाकू का इस्तेमाल किया और उस साधारण चाकू से पाइल्स का ऑपरेशन को संपादित किया। ऑपरेशन की पूरी प्रक्रिया में वह अत्यधिक रक्तस्राव, ब्लड बहुत ज़्यादा बह जाने के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ठीक, कोर्ट ने इस पे जो मामला कोर्ट में आया तो कोर्ट में इसमें अपना डिसीजन दिया कि जो व्यक्ति है उसने कार्य सद्भावना पूर्वक नहीं किया था। सुकरू कविराज, ठीक है, सुकरू कविराज इस केस का नाम है। ठीक, तो जो कार्य किया उसने साधारण चाकू के साथ किया और साधारण चाकू से ऑपरेशन करना ये अपने आप में साबित करता है कि जो कार्य किया गया वो अत्यधिक उतावलेपन और सावधानी के बिना किया गया। याद करिए सेक्शन 52 में जब मैंने आपको गुड फेथ या सद्भाव पूर्वक की डेफिनेशन बताई थी उसमें मैंने आपसे कहा था कि गुड फेथ का मतलब होता है सम्यक सतर्कता एवं सावधानी के साथ जो कार्य किया जाए। क्या? सम्यक सतर्कता और सावधानी के साथ जो कार्य किया जाएगा उस कार्य को हम गुड फेथ की कैटेगरी में हम मानेंगे। गुड फेथ के ये दो एसेंशियल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो कार्य किया गया वो गुड फेथ में कार्य नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन फिर भी इस केस के बहुत सारे और एस्पेक्ट निकल के आए। इस पे जो ग्रामीण परिवेश में ये कहा गया कि ग्रामीण परिवेश में अगर जो अप्रशिक्षित चिकित्सक होते हैं, क्योंकि भारत में संसाधन इतने कम हैं, अगर ये अप्रशिक्षित चिकित्सक ना हो तो वास्तव में हर एक को मेडिकल सुविधा प्रोवाइड होना बड़ा दुष्कर कार्य हो जाएगा। ठीक है, और इन्हीं अप्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा दूर दराज के एरियो में लोगों की चिकित्सा हो रही है। ठीक है, इन सारे आर्गूमेंट के साथ, जैसे अभी आप कोविड में ही देख लीजिए, कोविड में अभी सेकेंड वेव में जो हॉस्पिटल्स की जो दशा हो गई, बहुत सारे गांव में दूर दराज में अब झोला छाप डॉक्टर जिनको हम बोलते हैं वही इलाज कर रहे हैं, लोग उन्हीं से इलाज करवा रहे हैं। क्या करें? ठीक है, तो मेडिकल व्यवस्था जो है उसके लिए ये सारी चीज़ें हैं। तो इस केस में जो पनिशमेंट दी गई वो केवल और केवल जुर्माने से दंडित किया गया। ठीक है, कारावास जो है वो नहीं दिया गया। ठीक, केवल और केवल जुर्माने से इसमें दंडित किया गया। हाँ, ये बात है कि हाँ, कार्य जो है वो सद्भाव पूर्वक नहीं माना गया। इसी तरह से धारा 88 के बाद जो धारा 89 है वो संरक्षकों की बात करती है। संरक्षक क्या होता है पहले वो समझ लें। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पिता कैटेगरी में आता हो, पिता दादा इस तरह से वंशावली में आ रहा है वो, या किसी का लीगल गार्जियन कोई अपॉइंट कर दिया गया है वो, या कोई ऐसी स्थिति है जब कोई व्यक्ति किसी के संरक्षण में रह रहा है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी के संरक्षण में रह रहा हो तो उस व्यक्ति को संरक्षक कहते हैं। ठीक है, अब एक केस है आर वर्सेस वुड्स। आर वर्सेस वुड्स 85 JP 272। इस केस में ये कहा, इस केस के फैक्ट जो थे वो ये थे कि एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की पिटाई की और इतनी ज़्यादा पिटाई कर दी कि उस पिटाई के बाद छोटे भाई की मृत्यु हो गई।
ठीक है। तो इस केस में ये डिसाइड किया गया कि बड़े भाई को छोटे भाई को मारने का यानी पीटने का अधिकार नहीं है, ठीक है। अब जब पीटने का अधिकार नहीं है तो इस वजह से वो पिता या अध्यापक की कैटेगरी में नहीं आता। और अभी जो हम धारा 89 में पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि पिता या अध्यापक अगर किसी छात्र को, अपने किसी शिशु को, आर वर्सेस वुड, अपने किसी शिशु को या अपने पुत्र को अगर पीटता है, मारता है, ताकि वो अनुशासन में रहे, नियमों के हिसाब से चले और अपने जीवन को और अधिक सुदृढ़ बना सके, उस दशा में संरक्षक या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के लिए जो किया गया कार्य है वो धारा 89 में संरक्षित होगा, ठीक है। देखिए, बॉम्बे चिल्ड्रन एक्ट, आप याद रखिए ये बात, बॉम्बे चिल्ड्रन एक्ट 1948 का ये एक्ट है। इस एक्ट में साफ तौर से ये कहा गया कि माता पिता और अध्यापक अपने शिशु या अपने छात्र को ताड़ना यानी थोड़ी पनिशमेंट दे सकते हैं ताकि वो अनुशासन में रहे और अपने जीवन को सुचारू रूप से अच्छे लेवल पे ले आए। केस का नाम फिर से मैं बता दूं, कई लोगों ने पूछा है, आर वर्सेस वुड्स, WOODS, वुड्स। धारा 89 संरक्षक द्वारा उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्व किए गए कार्य को संरक्षित करता है, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं? शिशु। अब यहाँ शिशु की जो डेफिनेशन है वो याद रखिएगा, शिशु की डेफिनेशन यहाँ 12 वर्ष की है, ठीक है। धारा 89 में शिशु की जो डेफिनेशन दी गई है वो 12 वर्ष की आयु की दी गई है। तो 12 वर्ष से कम आयु का कोई शिशु या कोई उन्मत्त यानी अनसाउंड माइंड व्यक्ति, ठीक है, वो उसके फायदे के लिए कोई कार्य किया जा रहा है, वो कार्य सद्भाव पूर्वक है, ठीक है, और संरक्षक द्वारा या विधिपूर्ण जो भी व्यक्ति उसे उसका भार साधक है उसके द्वारा अगर सम्मति दी जा रही है तो उस सम्मति में किया गया कार्य जो होगा वो धारा 89 के अंतर्गत संरक्षित होगा। लेकिन इसमें 4 अपवाद बताए गए हैं। इन अपवादों को 2 सेकंड बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। 4 अपवाद जो हैं वो हैं कि पहला, साशय मृत्यु मतलब विथ इंटेंशन मृत्यु या घोर उपहति नहीं होनी चाहिए। ऐसे चित्त विकृत या 12 वर्ष से कम आयु के बालक या बालिका की साशय मृत्यु नहीं होनी चाहिए, ठीक है, या घोर उपहति नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो कार्य किया जाए वो मृत्यु या घोर उपहति को निवारित करने के लिए, उसे टालने के लिए किया जाए, ठीक है। पहली बात तो कोई ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिससे उसकी मृत्यु या घोर उपहति हो, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है, अगर कोई ऐसा कार्य किया भी जा रहा है तो उसकी मृत्यु या घोर उपहति को टालने के लिए किया जा रहा हो, 2 कंडीशन हो गई। तीसरा ये है कि घोर उपहति या उसका प्रयत्न, ठीक है, तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वो खुद घोर उपहति या मृत्यु की कंडीशन में हो। और चौथा, किसी ऐसे कार्य के लिए जिसका प्रभाव, ये सेक्शन जो है ये इसको रिस्ट्रिक्ट अगर कहीं कर दिया गया है तो उस कार्य की दुष्प्रेरणा के लिए भी यहाँ ये धारा 89 का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। 12 वर्ष से कम, ये बात ध्यान रखिएगा। सेक्शन आपका जो 89 है वो रिस्ट्रिक्शन देता है 12 वर्ष से कम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सेक्शन 87 जो है वो 18 वर्ष की बात करता है और सेक्शन 89 जो है वो 12 वर्ष की बात करता है। अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। अब एक केस है ननकी का केस है,
इस केस में ऐसा है, ये AIR 1935 इलाहाबाद, ये भी इलाहाबाद का केस है। AIR 1935 इलाहाबाद 916। इस केस में जो फैक्ट थे वो ये थे कि एक डाकुओं की टोली ने एक गांव में आक्रमण कर दिया और एक गांव में एक घर में घेराबंदी कर ली। उस घर के मालिक ने अपनी पुत्री को उन डाकुओं से बचाने के लिए उसकी हत्या कर दी। उसका इंटेंशन ये था कि डाकुओं के हाथ लग जाएगी तो फिर इसके साथ बहुत दुराचार होगा। उस स्थिति से बचाने के लिए उसने उस अपनी बेटी की हत्या कर दी। मामला कोर्ट में आया। कोर्ट में इसमें ये साफ कह दिया गया कि यहाँ जो हत्या है वो आपके सेक्शन 89 में संरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि साफ सी बात है, साफ बात बताई जा रही है कि मृत्यु या घोर उपहति के मामलों में जब तक घोर उपहति या मृत्यु का इशू ना हो तब तक नहीं की जाएगी। अगर ऐसी आशंका होती कि डाकू उसे गोली मार देंगे और तब वो उसे मार दे रहा है तो अलग की बात है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा मैक्सिमम जो होने की गुंजाइश थी वो डाकू उठा ले जाते, फिजिकल असॉल्ट करते या सेक्सुअल असॉल्ट करते। यहाँ मृत्यु या घोर उपहति का मैटर नहीं हो रहा था और उस कंडीशन में आपने उसके फायदे के लिए अगर आपने उसकी हत्या कर दी तो आपको बचाव नहीं मिलेगा। देखिए सेक्शन 87, 88 और 89 इन तीनों सेक्शन में जो फायदा शब्द बताया गया है, ठीक है, उस फायदे का मतलब आर्थिक फायदा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात, और ये बातों को अच्छी तरह से जान लीजिए। और किसी भी सूरत में मृत्यु कारित करने की सम्मति नहीं दी जा सकती। दो चीजें हैं, पहली ये कि फायदे के अंतर्गत जो कंडीशन है वो आपकी आर्थिक फायदा नहीं है, पहली चीज। और दूसरी खास चीज जो है वो ये है कि सम्मति किसी भी कंडीशन में एक संरक्षक जो है, एक गार्जियन जो है, एक पिता जो है, वो किसी भी स्थिति पे मृत्यु की कंसेंट देने का अधिकार नहीं रखता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला सेक्शन जो आपका होगा वो सेक्शन 9090। 9090 जो है वो सम्मति को बताता है। ठीक है, कंसेंट को डिफाइन करता है और ये डेफिनेशन जो है ये आपकी सेक्शन 87 से लेके 93 तक के लिए कंसीडर होती है। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि सम्मति का मतलब अगर कोई व्यक्ति जो 12 वर्ष से अधिक का है, ठीक है, किसी तथ्य की भ्रम में नहीं दे रहा है और कोई ऐसा उसके दिमाग में कोई कंडीशन नहीं है जैसे चित्त विकृति या मत्तता के कारण। इसके 3 कंडीशन पहले फिर से याद रखिए। 12 वर्ष से अधिक का आयु का है, एक कंसेंट के लिए, एक लीगल कंसेंट के लिए 12 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए। किसी तथ्य के भ्रम में वो कंसेंट नहीं होनी चाहिए और कोई चित्त विकृति या मत्तता की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ये 3 कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो कंसेंट जो होगी वो दी गई अनुमति जो है वो कंसेंट लीगल कंसेंट मानी जाएगी। ठीक है, सेक्शन 91 जो है वो सेक्शन 87, 88 और 89 इन तीनों के अपवादिक विस्तार को, जो इसके अपवादिक विस्तार हैं उनको खुद इस स्तर तक नहीं ले जाता कि वो अपराध हो जाए। शायद आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे होंगे, इसको एक उदाहरण से आप समझिए। एक महिला जो है वो गर्भपात के लिए जाती है। ठीक है, गर्भपात के लिए जाती है और गर्भपात जो है वो उसकी संरक्षक की अनुमति से कराया जाता है। यानी अगर ये वो महिला स्वयं गर्भपात के लिए अनुमति देती है या उसका संरक्षक गर्भपात की अनुमति देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गर्भ में बालक या बालिका या शिशु जो है उसकी मृत्यु कारित हो रही है
वो हत्या हो रही है, ठीक है, भ्रूण की हत्या हो रही है, तो भ्रूण की हत्या जो है वो अपने आप में अपराध है, ठीक। तो कंसेंट जो है, यानी धारा 91 में जो बताया गया है, कंसेंट जो है वो अपवाद की सीमा तक इसका विस्तार नहीं होता है। धारा 91 का सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि सम्मति दी जा रही है और सम्मति के अंतर्गत कोई ऐसा कार्य हो रहा है जो अपवादिक स्थिति का है, और अपवादिक स्थिति में होने के बाद अगर आप उसे सोचिए कि सम्मति में उसमें हम लाभ प्राप्त कर लें, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एक महिला गर्भपात कराने के लिए जाती है, भले उस महिला का खुद का कंसेंट हो, खुद वो कह रही है कि हाँ कंसेंट लेटर तो उसने साइन कर दिया, या उसका संरक्षक में उसका पिता या पति कोई भी, वो उस पे साइन कर दे रहा है, लेकिन फिर भी गर्भपात कारित कराना अपने आप में अपराध है। उस शिशु की हत्या हो रही है जो गर्भ में पल रहा है। इस कारण से सम्मति का विस्तार अपवादिक स्थिति तक नहीं होगा। ये सेक्शन 91 है। सेक्शन 92 सम्मति की बात करता है, और सेक्शन 92 स्पेशली अभी तक आप प्रत्यक्ष सम्मति की बात समझ रहे थे, यानी सीधे सीधे जो कंसेंट दी जा रही थी, लेकिन सेक्शन 92 पहली बार विवक्षित एम्प्लॉयड कंसेंट की बात करता है, विवक्षित सम्मति की बात करता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये होती है कि ऐसी आकस्मिक स्थिति होती है, ऐसी इमरजेंसी की कंडीशन होती है जहां सम्मति लेना उससे ज्यादा जरूरी होता है उस घटना को, उस समस्या को निस्तारित करना, ठीक है। एक व्यक्ति है, वो घोड़े पे बैठा है, अचानक घोड़ा चलते चलते घोड़े से गिर गया, उसके सर में चोट लग गई और अब वो मूर्छित हो गया। उसके आसपास साथ में कोई व्यक्ति नहीं है, तो हम कंसेंट किससे लेने जाएंगे? और वो खुद इस समय बेहोशी की हालत में है, तो हम कंसेंट किससे लेने जाएंगे? यहाँ हॉस्पिटल में आना, उसका मूर्छित होना, ये अपने आप में डिप्लॉयडली कंसेंट दे रहा है। और इस कंडीशन में अगर डॉक्टर उसके सर की ऑपरेशन करता है या कोई ऑपरेशन करता है और उस ऑपरेशन में अगर मृत्यु तक हो जाती है, तो यहाँ लाइबिलिटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें जो डॉक्टर हैं उन्हें सेक्शन 92 का लाभ मिलेगा। इस सेक्शन के जो एसेंशियल एलिमेंट हैं वो हैं कि सद्भाव पूर्वक कार्य किया जाना चाहिए, गुड फेथ में कार्य किया जाना चाहिए, और उस व्यक्ति के फायदे के लिए होना चाहिए। फिर बात वही फायदे की है, ठीक। दूसरा, सम्मति के बिना भी कार्य हो सकता है। तीसरा, अगर वो सम्मति प्रकट करने में असमर्थ है, ठीक है, तो संरक्षक या कोई अन्य व्यक्ति, अगर उसकी सम्मति मिल सकती है तो वो, और अगर उसकी भी सम्मति नहीं है तो उस कंडीशन में जो किया गया कार्य, ये धारा आपने पढ़ा होगा, मैंने आवश्यकता आपको पढ़ाया था, ठीक है, नेसेसिटी। तो नेसेसिटी के अंतर्गत ये कवर होगा और इस कार्य को, जो कार्य किया जा रहा है, उसको एग्जम्पशन मिलेगा बिना सम्मति के। और यही वो सेक्शन है 92 जो विवक्षित सम्मति की बात करता है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं, एक दो अपवादिक कंडीशन है। अपवादिक कंडीशन ये है कि जो कार्य किया जा रहा है वो साशय यानी विथ इंटेंशन डेथ कॉज करने का नहीं होना चाहिए, ठीक है, या डेथ कॉज करने का अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन जो है वो ये है। दूसरी कंडीशन जो है वो, ये जो काम किया जाए बिना कंसेंट के, वो डेथ या ग्रेवियस हर्ट को टालने के लिए, अवॉइड करने के लिए किया जाए। मतलब इंटेंसिटी उस घटना की इतनी ज़्यादा हो कि अभी अगर इसकी हम बिना कंसेंट के अगर काम ना करेंगे तो इस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या घोर उपहति हो सकती है, ठीक है।
उस कंडीशन को टालने के लिए ये काम किया जाएगा। इसके बाद जो है इसका भी वही काम है, दुष्प्रेरणा तक अगर कोई ऐसा कार्य जो इस सेक्शन में दुष्प्रेरणा के अंतर्गत कवर्ड नहीं है तो उसका अबेटमेंट जो होगा वो भी इससे कवर नहीं होगा। इसका एक उदाहरण है, अगर मान लीजिए कि एक इसके इलस्ट्रेशन में भी आप बेयर में उठा के देखेंगे तो इसके इलस्ट्रेशन में एक इलस्ट्रेशन है कि एक बालक को बाघ उठा ले गया, शेर उठा ले गया। अब उस बालक की सुरक्षा के लिए गोली चलाई जाए, लेकिन गुंजाइश ये भी है कि गोली या तो शेर को लग जाएगी या उस बालक को लग जाएगी। उस कंडीशन में नेसेसिटी है, आवश्यकता है, और यहाँ हम उस व्यक्ति से कंसेंट नहीं ले सकते, कंसेंट लेने की स्थिति ही नहीं है, ठीक है। तो उस स्थिति पे अगर गोली से शेर को मारने की कोशिश की जाए और गोली गलती से उस व्यक्ति को लग जाए जिससे या तो मृत्यु हो जाए या गंभीर क्षति हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो कार्य किया जाएगा वो इस धारा के अंतर्गत कवर्ड होगा, हमें इसका लाभ मिलेगा। इसी तरह से एक और इलस्ट्रेशन है कि एक बिल्डिंग में आग लग गई है और वहाँ एक छोटा बालक फंसा हुआ है, नीचे कुछ लोग जो हैं वो कंबल फैला के खड़े हो गए हैं। अब उस बालक को अगर ऊपर से फेंका जा रहा है तो ये भी गुंजाइश है कि वो कंबल में आके ना गिरे, कहीं इधर उधर गिर जाए, लेकिन नेसेसिटी ऐसी है, आवश्यकता ऐसी है कि उस आवश्यकता में बिना सम्मति के, बिना कंसेंट के हमें वो कार्य करना जरूरी होगा, और अगर वो कार्य नहीं किया जाएगा देखिए इसके पीछे एक क्वेश्चन है स्क्रीन पे मेरे दिख रहा है। देखिए इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जो होता है वो ये, मैंने फिर वही बात बोलूंगा, नेसेसिटी की बात करूंगा। नेसेसिटी अपने आप में सबसे बड़ा लॉ है। स्टीफन ने इस बारे में लिखा है कि नेसेसिटी जो है वो ऐसे व्यक्तियों को जो अपने आप को प्रकृति का स्वयं रक्षक मानते हैं और वो कोई कार्य कर रहे हैं, तो ये नेसेसिटी के अंतर्गत आएगा और उनके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो आपराधिक कंडीशन में नहीं होगा। आप इससे पहले मेरी नेसेसिटी की जो वीडियो मैंने आपको है वो आप देखिएगा, काफ़ी मतलब उसको एलेबरेट किया है। नेसेसिटी जो है वही आपके प्राइवेट डिफेंस को भी गवर्न करती है। नेसेसिटी जो है वो आपके सेक्शन 92 को भी गवर्न करती है। नेसेसिटी का अपना जो सेक्शन है वो तो है ही है। तो नेसेसिटी एक ऐसी चीज है, आवश्यकता एक ऐसी चीज है जिसको बहुत विस्तार से देखा जाना चाहिए। तो ये सारी चीज आप अब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ आचरण ऐसे होते हैं, ठीक है। अगर किसी आग में कोई बच्चा फंस गया है और उसकी माँ वो शोर मचा रही है बचाओ बचाओ, उस कंडीशन में अगर वो जो बचाओ बचाओ की जो आवाज है ये आचरण द्वारा अपने आप में सम्मति है, जो मैंने विवक्षित सम्मति की बात की, तो आचरण द्वारा भी कभी कभी सम्मति जो है वो दे दी जाती है। अब जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो संविदा की जो बात होती है, तो संविदा में स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए, ठीक है। और स्वतंत्र सम्मति का मतलब क्या है, एक ही विषय पर एक से अधिक व्यक्ति जो है वो मतैक हों, ठीक है, उनका विचार एक ही हो, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन जो है वो ये है कि वो सेक्शन आपके 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 में वो ना आ रहा हो। सम्मति जो है वो स्वतंत्र सम्मति मानी जाती है, मतलब अनडू इन्फ्लुएंस ना हो या मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो, ये सारी चीजें अगर, तो वहां वो सम्मति जो है वो स्वतंत्र सम्मति मानी जाती है। लेकिन वो आईपीसी में कॉन्ट्रैक्ट में संविदा करने के लिए एसेंशियल हैं। यहां जो सम्मति से मतलब है वो सम्मति, वो मैंने आपको बताया कि एक आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। विधि जो है वो उस आवश्यकता का सृजन करती है, और सम्मति जो है वो मैंने आपको बताया सेक्शन 90 में डिफाइन है, ठीक है। सेक्शन 90 ये कहता है कि 12 वर्ष से अधिक हो, किसी भ्रम में ना हो, मत या चित्त विकृत व्यक्ति द्वारा ना दी गई हो, ऐसी सम्मति जो है, ऐसी सम्मति जो है वो सम्मति की कैटेगरी में आती है। इसके बाद आपका जो सेक्शन है 93 सद्भावना पूर्ण सूचना, यहां भी कंसेंट की बात है।
ठीक है, कंसेंट की बात क्या है, भले आप मुझे कंसेंट दो ना दो, लेकिन अगर मुझे लगता है कि ये बात आपको बताना ज़रूरी है तो मैं आपको बताऊंगा। सद्भाव पूर्वक है, बोनाफाइड है, 52 में सम्यक सतर्कता और सावधानी और ज्ञान के साथ है, मैंने आपको बता दिया। अब उससे क्या आप लाभ उठा सकते हो ये आप जानो। तो सेक्शन 93 जो है वो सद्भावना पूर्वक संसूचना, गुड फेथ कम्युनिकेशन की बात करता है। इसमें एक इलस्ट्रेशन भी है, एक उदाहरण भी है कि अगर एक व्यक्ति है वो किसी बीमारी से बहुत हद तक पीड़ित हो गया है और डॉक्टर की राय में ये लगता है कि अब वो अगले 1 हफ्ते या 15 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रहेगा, डॉक्टर ने ये सूचना उस पेशेंट को दे दी, ताकि वो क्यों दे दी, फायदे के लिए दे दी, उस पेशेंट के फायदे के लिए दे दी, ताकि वो अपना शेष जीवन चाहे परलौकिक कार्यों के लिए करे, दान पुण्य के लिए करे, या कोई अपने विधिक दायित्वों को जैसे विल बनाना है या प्रॉपर्टी का बंटवारा करना है, या अपने परिवार के साथ जीना चाहता है अंतिम समय, ठीक है, वो उसने वो सूचना उसे दे दी कि भाई अब 15 दिन 20 दिन मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा नहीं चल पाओगे। अगर इस बात से उसे अचानक नर्वस ब्रेक डाउन हो जाए, अचानक हार्ट अटैक आ जाए या कोई और क्षति हो जाए, तो धारा 93 ऐसी क्षति से उस सूचना देने वाले व्यक्ति को बचाता है, जो नुकसान हो गया उससे उसे वो बचाता है। ठीक है, धारा 93 ये कहती है। और धारा 94 ऐसा कार्य, आवश्यकता के समय मैंने इसे आपको पढ़ाया था, ठीक है, ऐसा कार्य जो धमकियों से विवश होकर किसी व्यक्ति द्वारा करवाया जाता है। फिर वही आवश्यकता यहां भी आ गई। अभी मैंने आपके सर पे बंदूक रख दी और बंदूक रखने के बाद मैंने ये कहा कि अगर अभी आप ये कार्य नहीं करोगे, इसका परिणाम आपकी तत्काल मृत्यु होगी। उस दशा में आपके द्वारा अगर कोई अपराध भी किया जाता है तो धारा 94 में आपको संरक्षण मिलेगा और उस अपराध से आपको बचाव हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये अपवादिक कंडीशन है कि अगर कोई ऐसा कार्य है जो राज्य के विरुद्ध है और उसका पनिशमेंट मृत्युदंड है, तो संरक्षण नहीं मिलेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, हत्या, अगर हत्या धमकी और विवशता में किया जा रहा है तो वहां पे भी संरक्षण नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि विधि ये कहती है कि जब ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको स्वयं मरना हो या आपको दूसरे को मारना है धमकियों के प्रभाव में, अन्य व्यक्ति के प्रभाव में, तो ऐसी स्थिति पे आप अपनी मृत्यु का वर्ण करिए, दूसरे को आप नहीं मार सकते। ठीक है, हत्या किसी भी कंडीशन में, अपवादिक कंडीशन में हम जब पढ़ेंगे तो उसको छोड़ के सामान्य कंडीशन में, सामान्य परिस्थितियों में हत्या कभी भी एग्जम्प्टेड नहीं होती है। ठीक है, तो दो ऐसी कंडीशन है धारा 94 के लिए। पहला, किसी धमकियों के प्रभाव में आके किसी व्यक्ति की हत्या, और दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि मृत्यु दंड से दंडनीय कोई अगर ऐसा अपराध है जो राज्य के विरुद्ध हो रहा है, तो वहां पर आप अपनी मृत्यु का वर्ण कर लीजिए, लेकिन आप ऐसे कार्य को मत करिए। अगर आप करेंगे तो आपको धारा 94 में आपको लाभ नहीं मिलेगा। एक और इसमें है कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से ऐसी परिस्थिति में अपने आप को ना डाल ले। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और लास्ट आपका आज का जो लेक्चर है, इसके बाद मैं आपसे 5 मिनट का समय आपका और लूंगा। आपका क्वेश्चन आवर का समय होगा, जो आपके क्वेश्चन हो वो आप पूछ सकते हैं, और 5 मिनट का समय आपसे और लूंगा। मैं अपनी कुछ बात आपसे कहना चाहूंगा। इसके बाद सेक्शन 95 जो है वो बताता है तुच्छ अपहानियां। ये एक मैगजिम है, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, ये एक मैगजिम है। मैगजिम ये कहती है कि विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटना होती है, भीड़ भाड़ में हम सड़क पे चलते हैं, किसी का शरीर टकरा जाता है,
किसी का पैर दब जाता है, मेले में हम जाते हैं, किसी से हम रगड़ खा जाते हैं, कोई हमारा पैर दबा देता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए ये घटनाएं जो हैं वो तुच्छ प्रकृति की हैं और विधि इन तुच्छ प्रकृति की बातों पर ध्यान नहीं देती है। इस सेक्शन को भी रखा गया है, बड़ा सोच समझ के रखा गया है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होना चाहिए ना जिससे हम चीज़ों को लेजिटिमेट कर सकें। कोई ना कोई ऐसा सेक्शन या कोई ऐसी धारा होनी चाहिए, वरना वकील साहब लोग तो बड़े करामाती होते हैं। आप उनके बगल से निकल गए, एक टक्कर लगा दिया आपने, कंधे से उनके कंधे टकरा गए। अब वकील साहब को तो दिन भर कचहरी में रहना है, लिखा एक डाल दिया, अब आप दौड़ते रहिए, क्योंकि हम सब भी वकील हैं, हम सब इस बात को जानते हैं। तो ये वो वजह है, वो सेक्शन है जिसके कारण से हमें यहाँ एग्जम्पशन मिलता है। इसी पे एक केस है, मोहम्मद इब्राहिम वर्सेस इस्माइल, मोहम्मद इब्राहिम वर्सेस इस्माइल। AIR 1949, मद्रास 760। इसके फैक्ट जो थे कुछ ऐसे थे कि एक पिता ने अपनी पुत्री को एक चिट्ठी लिखी, एक लेटर लिखा, और उस लेटर में अपनी पुत्री और पुत्री के पति के प्रति नाराजगी जाहिर की और कुछ उल्टे सीधे शब्द भी लिखे। ठीक है, उस लेटर को पढ़ने के बाद जो पुत्री थी उन महोदया ने अपने पिता के खिलाफ सेक्शन 504 में एक FIR लॉन्च करा दी और मुकदमा कर दिया। कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि पिता पुत्र और पिता पुत्री के बीच में इस तरह के जो बातें हैं, मनमुटाव है, ये पारिवारिक चीज़ें हैं, तुच्छ प्रकृति की हैं, और इस प्रकृति को, इसको हम कंसेंट में नहीं ले सकते, इसको हम दिमाग में नहीं ले सकते। और धारा 95 का लाभ दिया और धारा 95 के अंतर्गत इसे तुच्छ बात मानते हुए मामले को फिनिश कर दिया। ठीक है, इसके बाद अभी करंट में 33, अब 32 हो गए, 30 हो गए, इतने लोग जुड़े हुए हैं। अगर आपके कोई सवाल जवाब हो तो आप पूछ लें। ठीक है, देखिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि सबसे पहले तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, और एक बार आप बना के लिखना शुरू कर देंगे तो आप निसंदेह ये बात मानिए कि आप इसके आदी हो जाएंगे। प्लीज़ सिनॉप्सिस ड्राफ्ट करके आप क्वेश्चन को तैयार करने की आदत बना लें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि सब्जेक्ट जो है IPC की जहाँ तक बात करूँ बहुत ही रोचक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब चीज़ें एक बार में अगर समझ में आ गई तो आ गई, अगर एक बार में वो चीज़ नहीं समझ में आई तो दिमाग जो है फिर थोड़ा सा टाल मटोल करने लगता है। तो जब कभी आप पढ़िए, अपने पूरे फोकस और एकाग्रता के साथ पढ़िए। ठीक है, और कोशिश ये करिए कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो थोड़ा थोड़ा समय ठीक है, जो थोड़ा थोड़ा मतलब एक टाइम स्लॉट दिया करिए हर एक आपकी पढ़ाई में। 20 से 25 मिनट तक जब आप बैठ गए पढ़ने के बाद, उसके बाद 2, 4, 5 मिनट का आप ब्रेक लीजिए, फिर दोबारा पुनः पढ़ने बैठिए। ठीक है, और अपना एक शेड्यूल बनाइए, क्योंकि अक्सर होता है कि हम सभी जो हैं वो परिवार में रहते हैं, गृहस्थ जीवन है। जो लोग हॉस्टल और लॉजेस में हैं तो उनकी बात अलग की है, हालांकि इस समय कोविड है, हर कोई अपने घर पे ही है। तो अपने लिए पढ़ने का एक निश्चित समय बनाइए, और उस निश्चित समय में, जैसे मान लीजिए आपका सुबह 7 बजे से 9 बजे तक पढ़ने का समय है, आप उस समय में फिर पढ़ने बैठिए। तो फिर चाहे दुनिया में भूकंप आ जाए, आपके घर के बगल में विस्फोट हो जाए, आप पढ़ाई की मेज मत छोड़िए। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे ना तो आपके घर वाले, आपके माता पिता, आपके फैमिली मेंबर भी उस समय आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उनको इस बात का ज्ञान होगा कि ये पढ़ने का समय है,
वरना आपका समय जब निर्धारित ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि हर कोई, जब आप पढ़ने का आपका मूड होगा तो घर वाले भी कोई ना कोई आपको काम कह देंगे। तो अपना टाइम शेड्यूल ज़रूर बनाइए, ठीक है। और मैं जहाँ तक प्रिफर करता हूँ, हर आदमी की अपनी इच्छा होती है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो स्टूडेंट लाइफ में जो रात के 10:30 और 11 बजे के बाद जो माहौल बनता है सुबह 3 बजे तक 4 बजे तक का, वो अपने आप में बेहतरीन होता है। तो ट्राई करके देखिए, और आप सबके बेहतर भविष्य और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप पूछ लें। सर रेगुलर क्लासेस की यही टाइमिंग? जी, रेगुलर क्लासेस जो हैं आपको कौस्तुभ भैया बार बार आप लोग को इंटीमेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप सब जितने लोग हैं वो सभी लोग टेलीग्राम में जुड़ जाएं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि क्लासेस की टाइमिंग जो है वो फ्राइडे और सैटरडे, ये 2 दिन 8 बजे से है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे।